इस दुनिया में जीवन के कितने अद्भुत रूप हैं। बर्फीले पहाड़ों से लेकर गहरे महासागरों तक हर जगह जीव मौजूद हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि अब तक लगभग 17 से 18 लाख प्रजातियों को पहचाना और वर्णित किया जा चुका है। ये संख्या ही दिमाग घुमा देती है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ कह सकते हैं कि ट्रेलर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कुल संख्या का बस एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। अभी भी करोड़ों प्रजातियां ऐसी हैं जिनसे हम शायद कभी मिले ही नहीं हैं। तार बढ़ती हुई बायोडायवर्सिटी को समझते कैसे हैं? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में घुस गए हों, जहां करोड़ों किताबें हैं पर कोई कैटलॉग ही नहीं है। आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीव विज्ञान में इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, गमले में लगे पौधे, कीड़े, पक्षी, पालतू जानवर, तो हमें एक विशाल विविधता दिखाई देती है। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, हम इन सभी को स्थानीय नामों से जानते हैं। जैसे भारत में ही आम को कितनी तरह से पुकारा जाता है, कहीं आम, कहीं आंबा, दक्षिण में चले जाएं तो मांगा। इससे तो वैज्ञानिकों के बीच बहुत भ्रम पैदा हो सकता है ना। यही सबसे बड़ी और मैं कहूंगी पहली चुनौती थी। आप सोचिए, भारत का कोई वैज्ञानिक जापान के किसी वैज्ञानिक से एक खास औषधीय पौधे पर चर्चा करना चाहता है। भारत वाला उसे अश्वगंधा कहता है और जापान वाला उसे किसी और स्थानीय नाम से जानता है। वो कभी एक ही पौधे की बात कर ही नहीं पाएंगे, भले ही दोनों के हाथ में एक ही पौधा हो। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। इसी जरूरत ने नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर यानी नाम रखने की एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया को जन्म दिया। मतलब एक यूनिवर्सल नाम, ताकि भाषा और भूगोल की कोई बाधा न रहे। किसी जीव का एक आधार कार्ड नंबर जैसा जो पूरी दुनिया में एक ही हो। बहुत अच्छी उपमा है। और ये कोई मनमाना काम नहीं है। इसके लिए बाकायदा नियम और प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। पौधों के लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसे ICBN कहते हैं, और जानवरों के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICZN। अच्छा। ये संस्थाएं इस बात का ध्यान रखती हैं कि हर जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम हो और उस नाम का इस्तेमाल किसी दूसरे ज्ञात जीव के लिए न किया गया हो। ठीक है, तो इस नामकरण प्रणाली की सबसे खास बात क्या है? ये काम कैसे करती है? यहाँ सबसे दिलचस्प और प्रभावशाली आइडिया कैरोलिस लिनियस का दिया हुआ है द्विपद नामकरण पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। द्विपद मतलब दो पद, दो हिस्से। बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, द्विपद यानी दो हिस्से। इसमें हर वैज्ञानिक नाम के दो शब्द होते हैं। जैसे हमारे स्रोत में आम का उदाहरण दिया गया है, मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें दो शब्द हैं, मैंगीफेरा और इंडिका। एकदम सही। यहाँ मैंगीफेरा जो है वो उसके वंश मतलब जीनस का नाम है। ये एक तरह से उसका सरनेम या कुल नाम जैसा है। और इंडिका उसकी विशिष्ट प्रजाति, स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाता है, जो उसका पहला नाम जैसा है। अच्छा, और इस प्रणाली के कुछ सार्वभौमिक नियम हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। पहला, जैविक नाम आमतौर पर लैटिन भाषा में होते हैं और इन्हें तिरछे अक्षरों यानी इटैलिक्स में लिखा जाता है। एक मिनट, लैटिन ही क्यों? आजकल तो कोई ये भाषा बोलता भी नहीं। क्या ये इसलिए है क्योंकि ये एक मृत भाषा है और समय के साथ बदलती नहीं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सोचिए, अगर हम वैज्ञानिक नामों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते, आज हम सेब के पेड़ को मैलिस डोमेस्टिका कहते हैं। अगर उसका अंग्रेजी नाम एप्पल ट्री होता, तो 100 साल बाद एप्पल शब्द का मतलब शायद सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी रह जाता। लैटिन मृत होने की वजह से स्थिर है, यह किसी संस्कृति या समय के साथ नहीं बदलती, जो विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है, एक टाइम कैप्सूल की तरह। हाँ, कह सकते हैं। यह नाम के अर्थ को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेता है। और इसके लिखने के भी कुछ खास नियम है? हाँ, दूसरा नियम यह है कि पहला शब्द जो वंश को दर्शाता है वो हमेशा बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे मैंगीफेरा में M। जैसे? जबकि दूसरा शब्द जो प्रजाति को दर्शाता है वो हमेशा छोटे अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू होता है, जैसे इंडिका में I। और अगर मैं इसे हाथ से अपनी नोटबुक में लिख रहा हूं तो? तब तो इटैलिक्स में लिखना मुश्किल होगा। बहुत अच्छा सवाल है। नियम कहता है कि जब हाथ से लिखा जाए तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित यानी अंडरलाइन किया जाना चाहिए।
ताकि ये पता चले कि ये एक वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, समझ गया। और एक और बात, कभी-कभी प्रजाति के नाम के बाद उस वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे आम के लिए मैंगिफेरा इंडिका लिन लिखा जाता है। यहाँ LLIN का मतलब लिनियस है। अच्छा, तो ये एक तरह से उस खोज को क्रेडिट देना है। बिल्कुल, ये नामकरण प्रणाली तो कमाल की है। मैंजिफेरा इंडिका लिन, एक नाम में इतनी सारी जानकारी। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक और उलझन हो रही है। हमारे पास ऐसे लाखों नाम हैं, इन लाखों नामों के जंगल में कोई रास्ता कैसे खोजेगा? ये तो बस उस बिना कैटलॉग वाली लाइब्रेरी में हर किताब पर एक यूनिक नंबर चिपकाने जैसा हुआ, पर उन्हें अलमारियों में कैसे रखना है ये अभी भी नहीं पता। आपने बिल्कुल सही समस्या पहचानी। यहीं पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया काम आती है। असल में वर्गीकरण का मतलब है चीजों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर छांटकर ग्रुप बनाना। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने किचन में करते हैं, सारे मसाले एक तरफ, दालें एक तरफ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जीव विज्ञान में भी हम यही करते हैं। जिन जीवों में एक जैसी बातें होती हैं उन्हें एक डिब्बे में डाल देते हैं। बस यहाँ हम उन डिब्बों को एक फैंसी नाम टैक्सा देते हैं। टैक्सा मतलब कुत्ते, बिल्लियां, स्तनधारी, पौधे, ये सभी अलग-अलग स्तरों पर टैक्सा हैं। एकदम सही। कुत्ता एक टैक्सा है, स्तनधारी भी एक टैक्सा है और जंतु भी एक टैक्सा है। बस इनके स्तर अलग-अलग हैं। वर्गीकरण की इसी अध्ययन प्रक्रिया को टैक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा, टैक्सोनॉमी। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि जीव बाहर से कैसा दिखता है, बल्कि उसकी आंतरिक संरचना, कोशिका की बनावट और वो अपने वातावरण में कैसे रहता है, इन सब बातों को आधार बनाया जाता है। स्रोतों में सिस्टमैटिक्स शब्द का भी जिक्र है। पहली नजर में ये टैक्सोनॉमी जैसा ही लगता है। ये टैक्सोनॉमी से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अगर टैक्सोनॉमी क्या है ये बताती है, मतलब किसी जीव की पहचान और उसका सही ग्रुप, तो सिस्टमैटिक्स क्यों और कैसे का जवाब देती है। क्यों और कैसे? हाँ, सिस्टमैटिक्स एक व्यापक अध्ययन है। इसमें पहचान, नामकरण और वर्गीकरण तो शामिल हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जीवों के बीच विकासवादी संबंधों मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी ध्यान में रखती है। ये सिर्फ जीवों को डिब्बों में नहीं रखती, बल्कि ये उन डिब्बों को एक फैमिली ट्री या वंश वृक्ष पर सजाती है, ताकि पता चले कि कौन सा जीव विकास के क्रम में किससे कितना संबंधित है। बिल्कुल। लिनियस ने अपने प्रकाशन का शीर्षक भी सिस्टमा नेचुरे रखा था, जो इसी सिस्टमैटिक व्यवस्था के विचार पर आधारित है। तो ये पूरी व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है जिसमें कई पायदान हैं। आप सबसे नीचे शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े और ज्यादा विविध समूहों की ओर ऊपर बढ़ते जाते हैं। हाँ, इसे ही टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। इसमें हर पायदान एक रैंक या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका एक निश्चित क्रम है जो सबसे विशिष्ट से शुरू होकर सबसे सामान्य तक जाता है। चलिए सबसे निचले पायदान से शुरू करते हैं। इसकी बुनियाद क्या है? सबसे निचली और मौलिक श्रेणी है प्रजाति यानी स्पीसीज। इसमें ऐसे जीवों का समूह होता है जिनमें सबसे ज्यादा मौलिक समानताएं होती हैं और जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। जैसे होमो सैपियंस में सैपियंस हम मनुष्यों की प्रजाति है, या पैंथेरा लियो में लियो शेर की प्रजाति है। ठीक है, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हुई। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण भी। ठीक है, प्रजाति के ठीक ऊपर क्या आता है? प्रजाति के ऊपर आता है वंश मतलब जीनस। ये एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती प्रजातियों का समूह होता है। जैसे पैंथेरा वंश में शेर, लियो, तेंदुआ, पारडस और बाघ, टाइग्रस आते हैं। आप देख सकते हैं कि इन तीनों बड़ी बिल्लियों में बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन ये घर में पाली जाने वाली बिल्लियों से काफी अलग है। और घरेलू बिल्ली को अलग वंश में रखा गया है? हाँ, उन्हें फेलिस वंश में रखा गया है। और वंशों के समूह को क्या कहते हैं? तब आप पैंथेरा यानी शेर बाघ वाले वंश और फेलिस यानी घरेलू बिल्ली वाले वंश को एक साथ रख रहे हैं। हाँ, संबंधित वंशों का समूह मिलकर कुल यानी फैमिली बनाता है। जैसे पैंथेरा और फेलिस, इन दोनों वंशों को एक ही कुल फेलिडे में रखा गया है। फिलिडे। भले ही एक शेर और एक पालतू बिल्ली के आकार में बहुत अंतर हो, लेकिन उनके दांतों की बनावट, पंजे अंदर बाहर करने की क्षमता, ऐसी कई बुनियादी समानताएं हैं जो उन्हें एक परिवार में रखती हैं। और कुत्तों का कुल?
कुत्तों, भेड़ियों और लोमड़ियों को उनके अपने कुल कैनिडे में रखा गया है। रुकिए, तो आपने बताया कि शेर और बिल्ली दोनों एक ही कुल फेलिडे में हैं और कुत्तों का कुल अलग है, कैनिडे। ये तो समझ आता है। लेकिन क्या इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाले समूहों, बिल्ली कुल और कुत्ता कुल, में भी कोई समानता है कि हम उन्हें एक साथ रख सकें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से वर्गीकरण और भी दिलचस्प हो जाता है। बिल्ली कुल और कुत्ता कुल, इन दोनों के सदस्य मुख्य रूप से मांसाहारी हैं। उनके दांत मांस को फाड़ने के लिए अनुकूलित है। इसी एक बड़े गुण के आधार पर इन दोनों कुलों को एक ही गण यानी ऑर्डर में रखा गया है, जिसका नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा यानी मांसाहारी। अच्छा, तो अब हम व्यवहार और खानपान जैसी आदतों पर आ गए हैं। ठीक है, तो गण तक हम पहुंच गए, जहां कुत्ते और बिल्लियां एक साथ कार्निवोरा में हैं। अब जब हम अगले स्तर यानी वर्ग या क्लास पर जाते हैं, तो कौन साथ आता है? मुझे लगता है यहाँ कुछ बहुत अलग दिखने वाले जानवर भी शामिल हो जाते होंगे। बिल्कुल, कार्निवोरा गण के साथ प्राइमाटा गण को लीजिए, जिसमें हम इंसान, बंदर और गोरिल्ला आते हैं। अब एक बाघ और एक बंदर में पहली नजर में क्या समानता है? बहुत कम। हाँ, बहुत ही कम। लेकिन दोनों के शरीर पर बाल होते हैं और दोनों में स्तन ग्रंथियां होती हैं, जिनसे वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसी एक बड़े और बुनियादी लक्षण के आधार पर इन दोनों गणों को एक ही वर्ग मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। मैमेलिया, समझ गया। तो यहाँ हम बड़े और बुनियादी लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। सही कहा। मैमेलिया के बाद अगला स्तर क्या है? अब तो हम बहुत बड़े समूह की बात कर रहे होंगे। हाँ, अब हम और भी ज्यादा मौलिक शारीरिक संरचना पर ध्यान देंगे। स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर और मछलियां, इन सभी वर्गों के जीवों में एक चीज समान है, रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड। इसी विशेषता के कारण इन सभी को एक ही संघ फाइलम में रखा गया है, जिसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। और पौधों के लिए? पौधों के लिए संघ की जगह प्रभाग या डिवीजन शब्द का इस्तेमाल होता है। और अब हम इस सीढ़ी के शिखर पर पहुंच गए हैं। सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च श्रेणी है जगत यानी किंगडम। ये सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह है। अब तक हमने जितने भी कॉर्डेटा जीवों की बात की, वो सभी जंतु जगत एनिमालिया का हिस्सा हैं। इसी तरह सारे पेड़ पौधे पादप जगत प्लांटे में आते हैं। जगत के स्तर पर तो एक केचुए और एक इंसान के बीच बहुत ही कम समानताएं रह जाती होंगी। हाँ, बस कुछ ही बुनियादी समानताएं, जैसे कि वे दोनों बहुकोशिकीय हैं और अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये सच में कमाल है। जैसे जैसे हम प्रजाति से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, साझा लक्षणों की संख्या कम होती जाती है और समूह बड़ा और विविध होता जाता है। एक प्रजाति के सदस्य लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक जगत के सदस्य बहुत अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोतों में दी गई तालिका, जहां मनुष्य, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं को वर्गीकृत किया गया है, इसी बात को बहुत अच्छे से दर्शाती है। ये जटिलता को समझने का एक शानदार और तार्किक तरीका है। तो कुल मिलाकर लाखों डीमों की इस विशाल और जटिल दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक ढांचा तैयार किया है। नामकरण से लेकर पदानुक्रम तक हर कदम हमें जीवन की विविधता को एक संगठित तरीके से देखने में मदद करता है। ये उस लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने जैसा है, ताकि हम न केवल कोई भी किताब ढूंढ सकें, बल्कि ये भी जान सकें कि कौन सी किताबें एक ही विषय पर हैं। और जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, यह सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है। इसका व्यवहारिक महत्व बहुत ज्यादा है। कृषि में फसलों की सही किस्मों को पहचानने, वानिकी में पेड़ों का प्रबंधन करने और हमारे जैव संसाधनों को जानने और उनके संरक्षण के लिए ये वर्गीकरण प्रणाली बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाकई एक तरह की सार्वभौमिक भाषा है, जो दुनिया भर के जीव विज्ञानियों को एक दूसरे से जोड़ती है और हमें पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत कहानी को परत दर परत समझने में मदद करती है। सही कहा। ये हमें न केवल जीवों को पहचानने में मदद करता है, बल्कि उनके बीच के गहरे विकासवादी रिश्तों को भी उजागर करता है, जो सिस्टमैटिक्स का मूल है। ये हमें बताता है कि हम सब एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल व्हेल तक जीवन के एक ही महान वृक्ष की शाखाएं हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमने प्रजाति को समानताओं और आपस में प्रजनन करने की क्षमता पर आधारित एक मौलिक इकाई के रूप में देखा। यह परिभाषा पौधों और जानवरों जैसे जटिल जीवों के लिए तो ठीक लगती है, लेकिन बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या?
उनमें तो पारंपरिक रूप से दिखने वाले लक्षण बहुत कम होते हैं और उनका प्रजनन का तरीका भी बहुत अलग होता है। उन पर प्रजाति की अवधारणा कितनी खरी उतरती है। ये वर्गीकरण प्रणालियों की सीमाओं के बारे में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हमारा बनाया हुआ ढांचा जीवन के हर रूप पर पूरी तरह से लागू हो सकता है।